डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप मेंस पेपर राइटिंग कर रहे हो तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से मेंस राइटिंग हम करें तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, आपको सेम कंटेंट लिख के ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। जनरली जो मेंस राइटिंग होती है कहाँ पे होती है, एक तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे होते हो वहाँ पे होती है, बट यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत जनरल होता है, आप कुछ भी लिख के चले आते हो, आप भी सीरियस नहीं होते हो, एग्जामिनर भी सीरियस नहीं होता है, तो एवरेज मार्किंग हो जाती है। समटाइम आप किसी तरीके से पास हो जाते हो। बहुत बार लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि भाई मैं तो स्टोरी लिख के आ गया था फिर भी पास हो गया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत कुछ लिखे होते हो फिर भी फेल हो जाते हो, बट ये है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक पाथ चूज करना पड़ेगा। जो स्टोरी आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखा है वो स्टोरी यहाँ पे नहीं चलेगी। तो यहाँ पे जनरली मैंने कुछ एग्जाम मेंशन किया है, जैसे ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आंसर राइटिंग होती है। अभी हम बात करें तो जीपीएससी का जो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है, वहाँ पे आंसर राइटिंग होती है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से जा रहे हो दैट इज़ नॉट अ मैटर। यहाँ पे हाँ, मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं वो मैकेनिकल से रिलेटेड है, बट आप अपने स्ट्रीम में उसको कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको चीज़ों को एलोबरेट करना है। यहाँ पे जो डिस्कशन हम करेंगे बेसिकली 2 पॉइंट्स में करेंगे। पहला कि हमको क्या टेक केयर करना चाहिए जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हो, हमारा कंटेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, कंटेंट के अलावा और किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा हमारा कंटेंट से रिलेटेड है कि किस तरीके से स्टेप वाइज स्टेप हम अपना सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करें ताकि हमको ज़्यादा मार्क्स मिल पाए। और थर्ड वन कि चलो ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर लिया, अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन एग्जाम्पल्स का आंसर दे सकते हो, ताकि आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बन पाए कि हाँ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, औरों के साथ शेयर करते रहिए। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए, आपके क्वेश्चन डिस्कशन के लिए, आपके डाउट डिस्कशन के लिए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सारे प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपको किस बात का ध्यान रखना होता है। आपकी जो आंसर राइटिंग है ना वो नीट और क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट से मैंने ये आर्ग्यूमेंट सुना हुआ है कि यार इसमें उनकी क्या गलती है, अगर उनकी हैंडराइटिंग खराब है तो वो क्या करें, बट कंटेंट देखो तो कंटेंट वाइज मेरी जो राइटिंग है, मेरी जो आंसर बुक है वो 1 नंबर की है। अब एग्जामिनर कंटेंट पढ़ता ही नहीं तो उसमें मेरी क्या गलती, उसने मुझे मार्क्स नहीं दिए। मैंने सब कुछ एज इट इज लिखा था जैसे स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से एलोबरेट किया था, फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिला। तो भैया अगर आप क्लियर नहीं लिख सकते, आप नीट नहीं लिख सकते, आप डायग्राम अच्छी तरीके से नहीं बना सकते, तो ये बिल्कुल आपकी ही गलती है और आप डिजर्व नहीं करते हो मार्क्स पाना। और आप इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो बट ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपने मुझे मार्क्स नहीं दिया। अगर आपने क्लियर लिखा ही नहीं है, एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, तो किस बेसिस पे आपको मार्क्स देगा। सिंपल इज दैट। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, मैं कहूं कि आपको इन दोनों में से किसी एक बच्चे को उठा के खिलाना है, ऑप्शन है आपके पास, आपको कोई जज नहीं कर रहा है कि आप किस बच्चे को उठाओगे, तो मोस्टली मैक्सिमम 90 या 100% लोग तो इसी बच्चे को उठाने वाले हैं। क्यों उठाने वाले हैं भैया, कि ये बच्चा नीट और क्लीन है इसलिए उठाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपको इसमें अपना बचपन झलक रहा है और आपको सिंपैथी जगे कि यार बचपन में मैं भी तो ऐसा ही था तो क्यों पार्शियलिटी करें, इसी को उठा लेते हैं, तो अलग बात है। बट मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, इस बच्चे को उठाकर खिलाना पसंद करेंगे। उसी तरीके से आपकी आंसर शीट है, अगर आपने अच्छे से लिखा है तो एग्जामिनर का मन करेगा पढ़ने का। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं भी है पढ़ने में तो भी वो कुछ पॉइंट्स रीड करेगा, क्योंकि उसको आपको मार्क्स तो देने हैं, तो किस बेसिस पे देगा। अगर आपने उसमें हौज पौज कर रखा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिखा कट किया, यहाँ पे लिखा कट किया, इस तरीके से भैया आंसर राइटिंग नहीं होती। इस तरीके से करोगे तो क्या करेगा, कट कर देगा, आपका सही आंसर रहेगा तो भी आपको कम मार्क्स देगा या एवरेज मार्क्स देगा। एक क्वेश्चन और उठता है कि जब इस तरीके से आप कट पिट किए रहते हो तो हो सकता है उसके मन में आता है कि यार ये कहीं आसपास से देख तो नहीं रहा था, कहीं चीटिंग करके तो नहीं लिख रहा था कि कभी कुछ लिख दिया कभी कुछ लिख दिया, इस तरीके से ओवर राइटिंग किया हुआ है। तो ओवर राइटिंग, कट पीट को अवॉइड करना है, नीट और क्लियर लिखना है। ये भी ऐसा भी नहीं प्रेफरेबल है कि आप यहाँ पे कट करके यहाँ पे लिख दें, वही चीज लिखना है जो सही है। तो आपको बहुत ज्यादा घबरा के लिख के फिर उसको कट करके ओवर राइटिंग करके चीजों को नहीं रिपीट करना है। पहली चीज कि आपका जो आंसर शीट है वो नीट और क्लीन होना चाहिए, तभी एग्जामिनर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएगा। और आप थोड़ा गलत भी लिख रखे हैं, थोड़ा कंटेंट इधर उधर भी है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज कि आपको पॉइंट्स को हाईलाइट करने हैं। देखिए अगर आपके पास है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्रीफर्ड होता है कि आप पॉइंट वाइज लिखें उसको।
बट बहुत बार ऐसा चांस होता है कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स याद नहीं आ रहा है, तो आप प्रीफर करते हो कि चलो सेंटेंस लिख देते हैं कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो आप कोशिश करो कि अगर आप सेंटेंस भी लिख रहे हो ना, तो उसमें कुछ पॉइंट्स को तो हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो। ये इसलिए करना चाहिए आपको कि आप जो चाहते हो एग्जामिनर वही पढ़े। देखो आपने ढेर सारा एक पेज में लिख दिया, अब एग्जामिनर को पूरा पेज पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है भैया। आप भी एग्जामिनर होते तो आप भी वैसा ही करते, आपका भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर दोगे, कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन कर दोगे, तो एग्जामिनर के लिए आसानी हो जाएगी। वो वही चीज पढ़ेगा जिसको आपने हाईलाइट कर रखा है। और ध्यान रहे कि हाईलाइट वही चीज करें जिसको कॉन्फिडेंस के साथ आपने सही लिखा है। गलत चीजों को कभी हाईलाइट ना करें, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप ये मत सोचें कि एग्जामिनर पोपट होता है, बस हाईलाइट कर देंगे, कॉन्फिडेंस के साथ मार्क्स मिल जाएगा। तो सही चीज को हाईलाइट करें। अगर आपने हाईलाइट कर रखा है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एग्जामिनर को मार्क्स देने हैं, तो कुछ पॉइंट तो आपके वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ये जज करने के लिए कि बच्चे ने आंसर को कैसा लिखा है। तो आसान होगा उसके लिए कि आपके हाईलाइट्स वाला पॉइंट्स पढ़ ले, या फिर आपने एक एक लाइन का पॉइंट्स बना के लिखा है तो उसको पढ़ ले, और उसके बेसिस पे उसको लग जाएगा कि यार बच्चे ने पॉइंट्स अच्छे मेंशन कर रखे हैं, या फिर जो हाईलाइट्स पॉइंट हैं वो अच्छे हैं, उसको आपको मार्क्स अच्छा दे देगा वो। तो आपको पॉइंट्स वाइज लिखने हैं, या फिर सेंटेंस आप लिख रहे हो तो उसमें चीजों को हाईलाइट करना है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो न्यूमेरिकल में जो आपके आंसर्स आते हैं, जो आप फॉर्मूला लिखते हो, उन सबको आप हाईलाइट कर सकते हो। आपको लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ मैं टर्निंग ले रहा हूँ या कोई थियरम लिख रहा हूँ, उसको मेंशन कर रहा हूँ, तो उस चीज को आप वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से स्टेप वाइज स्टेप आपको आंसर राइटिंग में आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको लिखना है जो डेटा आपको दिया गया है। इंजीनियरिंग में मैक्सिमम क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल सम पूछा जाता है सॉल्व करने के लिए। हाँ, थियरी भी पूछी जाती है, आगे हम थियरी और सम दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगर आपको एग्जाम्पल पूछा गया है, या जिसे आप सम कहते हो, या फिर क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा जो न्यूमेरिकल डाटा वाला है, तो वहाँ पे सोल्यूशन करते टाइम सबसे पहले आपको डाटा वहाँ पे लिखना है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि एग्जामिनर के पास तो क्वेश्चन पेपर होगा ही, एग्जामिनर के पास तो सोल्यूशन भी होगा, एग्जामिनर के पास तो डाटा भी होगा, तो मैं डाटा देख के अपना लिख के अपना टाइम खराब क्यों करूं। अगर आप ऐसा करते हो, बिल्कुल एग्जामिनर के पास ये सारी चीजें रहती हैं, वो चाहे तो आपका डाटा क्रॉस वेरीफाई कर सकता है, चाहे तो आप डाटा नहीं लिखे हो तो भी देख सकता है कि आप किस सोल्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं। बट ध्यान रखो, जितना आप एग्जामिनर को परेशान करोगे, एग्जामिनर उतना ही आपको परेशान करेगा, मतलब उतना ही आपका मार्क्स कट करेगा। जितना आप उसके लिए इजी बना दोगे चीज़ों को एनालाइज करना, चीज़ों को जज करना, उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। तो वो पेपर खोले देखे, उससे अच्छा है कि आप खुद ही वहाँ पे पॉइंट वाइज डाटा लिख दो कि ये डाटा गिवन है और हमको ये फाइंड आउट करना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि अपना दिमाग ना लगा के कि यार मैं तो बहुत विद्वान हूँ। समटाइम व्हाट हैपन कि एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक फॉर्मूले को अलग अलग बुक में अलग अलग नोटिफिकेशंस में मेंशन किया गया रहता है। आपको कोशिश करना है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड जो नोटिफिकेशंस हैं उन्हीं के हिसाब से, स्टैंडर्ड जो कैरेक्टर होते हैं उन्हीं के फॉर्मेट में क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है उसको लिखना है, ताकि एग्जामिनर को ये दिमाग ना लगाना पड़े कि यार ये फॉर्मूला में ये वाला पॉइंट्स कौन सा है, ये वाला पॉइंट्स कौन सा है। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप वहाँ पे जो कैरेक्टर्स मेंशन कर रहे हो, नीचे उन कैरेक्टर्स को एलोबरेट भी करना है, उनको मेंशन कर देना है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला पॉइंट या ये वाला कैरेक्टर ये क्या इंडिकेट कर रहा है। वो सारी चीज़ें फार्मूला लिखते टाइम आपको इंडिकेट कर देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, सभी लोग जानते हैं, तो एग्जामिनर नहीं जानता है क्या, हम ही बताएंगे तभी पता चलेगा तुमको। ऐसा भैया सोच के लिखोगे तो वो कहेगा कि हम ही मार्क्स देंगे तभी तुमको मार्क्स मिलेगा, हम भी नहीं देंगे। तो लड़ाई नहीं करना है, चीज़ों को सिंपल बनाना है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इफ एप्लीकेबल, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में डायग्राम होगा ही होगा या फिगर्स होंगे ही होंगे, बट आपको कोशिश करना है कि अगर कहीं पे ब्लॉक डायग्राम बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है तो उसमें ब्लॉक डायग्राम बनने के चांसेस होते हैं कि स्टेप वाइज स्टेप आप ब्लॉक डायग्राम बना के चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, ज़्यादा ईजी होता है समझना रादर देन कि आप पूरा सेंटेंस लिख रहे हो। और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या फिर इंजीनियरिंग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे डेरिवेशंस कोई करने हैं, जैसे मान लीजिए कोई साइकिल आपको बनाना है तो साइकिल तो एटलीस्ट बना दो आप, जैसे ब्रेटन साइकिल को आपको एफिशिएंसी डिराइव करना है तो वहाँ पे ब्रेटन साइकिल ऊपर बना देना है, नीचे प्रोसेस आपको लिख देना है, ये चीज़ें आपको करनी है। फिगर 100%, अगर वहाँ पे 10% भी रिकमेंडेशन है कि फिगर बनाना है तो आपको फिगर बनाना ही है। ये सोचना नहीं है कि यहाँ पे फिगर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिगर बनाओगे मार्क्स 100% इंप्रूव होगा।
बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे एनर्जी मैनेजमेंट टाइप के सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल टाइप के सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको ब्लॉक डायग्राम प्रीफर्ड करने हैं कि हम ब्लॉक डायग्राम बना दें, चार्ट्स बना दें, जिससे एग्जामिनर को आसानी हो चीज़ों को समझने में। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, अगर अप्लीकेबल है वहां पे तो मेथड मेंशन करना है कि आप किस मेथड से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। सपोज कर लीजिए बहुत सारे मेथड हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, वहां पे मेंशन नहीं किया गया है कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। जनरली मेंशन रहता है, बट सम टाइम मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर मेंशन नहीं है तो अगर कोई मेथड आप प्रीफर्ड कर रहे हो वहां पे, तो वो मेथड मेंशन कर दो कि इस मेथड से मैं पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। कहीं पे इन बिटवीन आप कोई दूसरा मेथड लगा रहे हो वहां पे, तो वो भी आपको मेंशन कर देना है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ये चीजें होंगी, ताकि एग्जामिनर को वहां भी स्ट्रेस ना आए कि यार ये कहां से आ गया, अभी तक तो ये स्टेप चल रहा था, इसके बाद ये आना चाहिए था, बीच में ये कहां से स्टेप्स आ गया। तो वो जो अगर कहीं पे अगर आप टर्मिनेट कर रहे हो चीजों को, सीक्वेंस में नहीं जा रही है, कहीं पे कुछ आप एडिशनली ऐड करना चाह रहे हो, तो उसका मार्क्स आपको तभी मिलेगा, या फिर एडिशनल मार्क्स आपको तभी मिलेगा जब आप उसको एलोबरेट कर पाओगे, वहां पे मेंशन कर पाओगे, ताकि चीजों को समझ पाए एग्जामिनर। नेक्स्ट है, आपको जितने भी क्वेश्चंस, जैसे क्या होता है एक क्वेश्चन पूछा गया रहता है ना, उसमें कई सारे पार्ट सम टाइम होते हैं कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए छोटे छोटे, तो सारे क्वेश्चंस को आपको सेपरेटली आंसर देना है। आप क्वेश्चन को मिक्स करने की कोशिश मत करें कि हौच पौच करके आपने आंसर लिख दिया कि चलो ठीक है समझ गया, एक पेज मतलब इतने वर्ड में लिखना था, मैंने इतने में इंक्लूड कर दिया है, सब हौच पौच आपको नहीं करना है। तो आप ध्यान रहे कि हर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबको सेपरेट आप आंसर कर पाओ, पॉइंट वाइज आंसर कर पाओ। नेक्स्ट है, अगर हो सके तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो आपका आंसर सही आया है, कॉन्फिडेंट नहीं भी हो तो आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसका जो आंसर आया हुआ है आप उसको इनबॉक्स कर पाओगे। जनरली होता क्या है कि जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं ना, उसका एग्जामिनर को सोल्यूशन दिया जाता है। एग्जामिनर अच्छा है तो वो आपका पूरा जो भी सोल्यूशन है उसको देख लेता है। सम टाइम अगर एग्जामिनर को इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर एग्जामिनर ही ऐसा है जिसको वो प्रॉब्लम पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो आंसर देख लेंगे कि हाँ ठीक है, जो सोल्यूशन में आंसर मुझे दिया गया है वो और जो बच्चे का आंसर आया है ये मैच कर रहा है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा बिना कहे, अगर एग्जामिनर को समझ में नहीं आया। अगर एग्जामिनर समझदार है और इंटरेस्टेड भी है आपकी कॉपी चेक करने में, जनरली ऐसा होता है कि वो समझदार भी होते हैं, इंटरेस्टेड भी होते हैं, बट कभी कभी अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा भी हो जाता है कि उनका नहीं इंटरेस्ट होता है, नहीं उनको चीज़ें समझ में आती हैं, गलत सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे थे, उनके पास गलत सब्जेक्ट की कॉपी आ गई, तो इस तरीके का ब्लंडर भी हो जाता है, बट वो एक्सट्रीम केसेस हैं। तो जनरली वो आपका स्टेप्स पढ़ते हैं, तो आपको चांस नहीं लेना है, आपका जो आंसर आया हुआ है ना उसको आप इनबॉक्स कर दो, ताकि अगर वो मैच भी कर रहा है लास्ट में तो उसको पता चल जाए। जो पॉइंट्स क्या होता है कि एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपके कई सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कई सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे आप एक जगह का प्रेशर या कोई वेरिएबल टेम्परेचर आपने निकाला, फिर उसके बाद उसका यूज करके तीसरे जगह का निकाला, तो जो चीज़ें आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसको इनबॉक्स करना जरूरी होता है, ताकि एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़े कि यार आपने जो पहले स्टेप में वेरिएबल फाइंड आउट किया था वो कहाँ लिखा है, दूसरे स्टेप में जो वेरिएबल फाइंड आउट किया वो कहाँ पे लिखा है। इस तरीके से उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आसानी होगी अगर आप उसको हाईलाइट कर दोगे या फिर इनबॉक्स कर दोगे, वो इजीली फाइंड आउट कर पाएगा और क्रॉस वेरीफाई कर लेगा, आपको पूरे का पूरा मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, यूनिट्स लिखना है। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आंसर लिख देते हैं और यूनिट लिखना भूल जाते हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। अगर एग्जामिनर अच्छा है तो आपका मार्क्स दे देगा, अगर एग्जामिनर खड़ूस है, जो जनरली खड़ूसी होते हैं, एज थोड़ी हो गई रहती है और वो थोड़ी भी गलती को टॉलरेट नहीं करते हैं, और वो ऐसे ही यंग पीढ़ी से चिढ़े रहते हैं कि यंग पीढ़ी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, कुछ भी लिख देते हैं बच्चे, ध्यान नहीं देते हैं, तो चिढ़ा रहेंगे वो, और आप थोड़ी भी गलती करोगे तो पूरे मार्क्स काट लेंगे। और यूनिट तो ब्लंडर है, यूनिट नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर के पास पूरा राइट है कि वो आपको 0 सन्नाटा दे देगा, मतलब 0 दे देगा, आप कुछ भी क्लेम नहीं कर पाओगे, कुछ भी, नो स्टेप नथिंग, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो कह देगा भाई मुझे मतलब ही नहीं, तुमने तो यहाँ पे यूनिट ही नहीं मेंशन किया, मुझे क्या पता कि आप क्या लगा रहे हो। तो ये गलती नहीं करना है, यूनिट आपको मेंशन कर देना है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चन डू नॉट रिपीट द सेंटेंस। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। बहुत बार स्टूडेंट्स को क्या लगता है, या जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या लगता है कि यार आंसर मुझे बढ़ाना है, बट उनको मटेरियल नहीं पता या उनको पता नहीं आगे क्या लिखना है, तो वो क्या करते हैं, सेंटेंस को ही घुमा फिरा के रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत खराब आदत होती है, बहुत खराब, मतलब बहुत खराब। यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो बहुत सारे बच्चे, मतलब आप कह सकते हो 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे करते हैं कि सेंटेंस को रिपीट करते रहते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है। नहीं आता है आपको, 2 लाइन आता है, 2 ही लाइन लिखे, 2 लाइन को 5 लाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 लाइन लिखे बट यूनिक लिखें, नो रिपीटिशन, एक भी बार रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। आप सोच के देखो कि
कि आपने पहली लाइन लिखा, एग्जामिनर ने मेहनत करके आपकी पहली लाइन पढ़ा, ठीक है, आपने दूसरी लाइन भी लिखा है, आप वो कहा कि चलो बच्चा लिखा है तो पढ़ ही लेता हूँ, पढ़ा दूसरी लाइन और दूसरी लाइन में आपने पहली लाइन लिख दिया है, थोड़ा सा नाराज हुआ आपसे, फिर वो तीसरी लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहा है और तीसरी लाइन में भी कुछ ऐसे ही घुमा फिरा के आपने लिखा है कि वो भी पहली लाइन की ही मीनिंग दे रहा है या दूसरी लाइन की मीनिंग दे रहा है, तो इरिटेट हो जाएगा आपसे और पूरा मार्क्स आपका काटेगा वो। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, हेडिंग पॉइंट वाइज आंसर प्रीफर्ड फॉर द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर आप लिख रहे हो तो हेडिंग्स आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है और उसको हाईलाइट करना जरूरी है, और ज़्यादा प्रीफर्ड होगा कि आप उसको पॉइंट वाइज मेंशन कर पाएं, पॉइंट 1 2 3 या स्टार बना के या फिर एरो बना के, जो भी आपको प्रेफरेबल लगता है उस हिसाब से आप उसको पॉइंट्स मेंशन कर पाते हो। हेडिंग वाइज मेंशन करें तो ध्यान रहे कि अगर कोई मेजर हेडिंग है, उसमें कोई माइनर हेडिंग है, तो मेजर हेडिंग को जो पॉइंट्स दें, माइनर हेडिंग को पॉइंट्स दें, उनमें डिफरेंस रहे, कंफ्यूजन ना हो। जैसे आप मेजर हेडिंग और माइनर हेडिंग लिखना है तो मान लीजिए आपने मेजर हेडिंग को 1 दे दिया तो माइनर को ABCD दे दें कि उसको पता चल जाएगा कि चलो मेजर हेडिंग 1 है और 1 का ये ABCD है। तो इस तरीके से आप हेडिंग और सब हेडिंग्स ले सकते हो तो अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लिए, अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके ESC एग्जाम में पूछा गया है 16 मार्क्स में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मशीनेबिलिटी, व्हाट आर द पैरामीटर दैट इफेक्ट द मशीनेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, स्टेट द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द मशीनेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे आप देखो आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कि आपको डिफाइन करना है कि मशीनेबिलिटी होती क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइन में आप डिफाइन कर पाओगे, 2 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा। मशीनेबिलिटी आपने पढ़ा है तो मशीनेबिलिटी क्या होता है वो 2 लाइन में डिफाइन कर देना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे वो पैरामीटर्स बताने हैं। अब पैरामीटर्स को आपको प्रीफर करना है कि पॉइंट्स वाइज बताओ आप कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपके मशीनेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं और कौन कौन सी क्राइटेरिया है जो मशीनेबिलिटी को इफेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, सबसे पहले तो आपको डिफाइन कर देना है मशीनेबिलिटी, मतलब आपको डिफिनीशन बता देनी है। और अगर हम पैरामीटर्स की बात करें कि कौन कौन से पैरामीटर हैं, जैसे कि हम बात करें कि कटिंग फोर्स क्या होगा, वहाँ पे स्पीड क्या होगी मशीनिंग की, कटिंग फ्लूइड आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इस तरीके से जो पैरामीटर्स हैं जो मशीनेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन कर देना है। थोड़ा थोड़ा उनको एलोबरेट भी कर देना है, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का पूछा गया, चूंकि यहाँ पे 16 मार्क्स का है तो आपको एलोबरेट कर देना। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको 5 या 7 मार्क्स में पूछा गया है तो उसको एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्या करो, पैरामीटर दैट इफेक्ट द मशीनेबिलिटी और नीचे वो पैरामीटर्स मेंशन कर दो कि जो कटिंग फोर्स है वो इफेक्ट करेगा, आपकी जो स्पीड ऑफ कटिंग है वो इफेक्ट करेगी, कटिंग फ्लूइड इफेक्ट करेगा, किस टाइप का यूज किया जा रहा है। तो ये बस पॉइंट्स आप मेंशन कर दो, किस तरीके से वो इफेक्ट करेगा वो एलाबरेट करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका 16 मार्क्स का है तो यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा आपको कि ठीक है आपकी जो कटिंग स्पीड है तो बढ़ाते हैं घटाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कटिंग फ्लूइड आप यूज करोगे नहीं करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको एलाबरेट भी करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका दैट इज क्राइटेरिया डिफाइनिंग द मशीनेबिलिटी, वो कौन सी क्राइटेरिया हैं जो मशीनेबिलिटी को डिफाइन करती हैं। जैसे कि आपको सरफेस फिनिश कितना अच्छा चाहिए कि खराब चाहिए। आप बहुत बार होता है ना कि बहुत सारे कंपोनेंट्स के लिए सरफेस फिनिश मैटर नहीं करती है, बस कंपोनेंट का शेप साइज बन जाए दैट्स इट। बहुत सारे मटेरियल होते हैं कि बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, उसमें सरफेस फिनिश मैटर करती है, फिर आपको स्लो स्पीड में करना पड़ेगा, वहाँ पे फ्लूइड यूज करना पड़ेगा, बहुत सारे दूसरे पैरामीटर ऐड हो जाएंगे अगर आपको स्मूथ सरफेस चाहिए तो। फिर मटेरियल रिमूवल रेट आप क्या रखना चाहते हो, टूल लाइफ इफेक्ट करेगा, फिर कटिंग के लिए एनर्जी कितना यूज हो रही है, शेयर एंगल कितना है, फोर्स कितना है, ये सारे क्राइटेरिया हैं जो आपको मशीनेबिलिटी को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया ज्यादा मार्क्स का है तो पॉइंट वाइज बस लिख देना है, ज्यादा मार्क्स का है तो पॉइंट वाइज लिख के उसको एलोबरेट भी करना है, और कम मार्क्स में है तो केवल पॉइंट आप मेंशन कर दोगे दैट्स इट, ठीक है। तो अभी के लिए 16 मार्क्स में था तो वो पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं और इन पॉइंट को एलोबरेट भी करने हैं कि किस तरीके से ये मशीनेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं या फिर ये क्राइटेरिया सेट करने से क्या होता है, मशीनेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको एलोबरेट करनी है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि न्यूमेरिकल है, कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे है एस्टैब्लिश द सिंपल टूल लाइफ इक्वेशन विद द मैग्नीट्यूड एंड द कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे कुछ आपको डाटा दिया गया है और यहाँ पे डाटा के बाद आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कटिंग स्पीड फॉर द 60 मिनट टूल लाइफ, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ यहाँ पे आपको डाटा दे दिए गए हैं जिससे आपको कांस्टेंट का पता चल जाए, बाद में उन्हीं कांस्टेंट के बेसिस पे, उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे आपसे पूछा गया है कि अगर कटिंग स्पीड 60 मिनट है तो टूल लाइफ क्या होगी। आपको पता है कि यहाँ पे लिखा गया है टेलर टूल लाइफ इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो चीजें मेंशन किया गया है
टेलर टू लाइफ इक्वेशन को मेंशन किया गया है, तो टेलर टू लाइफ इक्वेशन को आप यहाँ पे पहले लिख लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिखा नहीं है, लिखा भी रहेगा तो भी आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे आपने ये लिख दिया, ये लिख के आपको आगे नहीं बढ़ जाना है, आपको ये नहीं जानना कि यार ये तो बहुत फेमस इक्वेशन है और हर बुक में यही दिया गया रहता है, तो एग्जामिनर को तो सब पता होगा। यहाँ पे जो वैल्यूज है, जैसे v इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू क्या होगा, t क्या है, यहाँ पे n क्या है, c क्या है, इन सबको बताना है आपको। जैसे t इज द टूल लाइफ किस में है, मिनट में दिया गया है, v इज द कटिंग स्पीड है, यहाँ पे ये मीटर पर मिनट में है, उसी तरीके से n क्या है, c क्या है, इन सबको आपको बताना है, अपने मर्जी से समझ नहीं लेना है कि ये दिया करेगा। बहुत अच्छा होगा अगर आप नीचे नोट करके ये भी मेंशन कर देते हैं कि जो यहाँ पे n है और c है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर देते हैं, तो ये एडिशनल हो जाएगा, एग्जामिनर को लगेगा कि यार इसने चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ा है। जनरली लोग क्या करेंगे कि इसको लिख के और इसको लिख के छोड़ देंगे, बट आप अगर चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़े हो, आपको पता है, तो नोट करके अगर कोई इसमें ऐसा वेरिएबल है जो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वो अगर आप मेंशन कर देते हो तो ये एक पॉजिटिव साइन ऐड कर देता है। एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ा है, ढंग से एलोबरेट कर रहा है, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलता है, डेफिनेटली ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा मिलने का चांस नहीं बढ़ता है, ज़्यादा मिलता ही है। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, अब हमको सोल्यूशन करना है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से हमको सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले जो डाटा दिए गए हैं उसको मेंशन कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने अपने मर्जी से T1 V1 मेंशन कर रखा है, हालांकि जो आपका क्वेश्चन है उसमें T1 V1 जैसा कुछ नहीं है, फिर भी एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि जो डाटा दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए जो फर्स्ट टूल लाइफ दिया गया है उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, तो उसको हमने T1 V1 के टर्म्स में ले लिया है। आप चाहो अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख भी सकते हो कि जो फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज सोन बाय द T1 V1, सेकेंड क्राइटेरिया जो है उसको T2 V2 से हमने दिखाया है, और थर्ड क्राइटेरिया जो है वो उसको हमने T2 V3 से दिखाया है। तो ये भी लिख दोगे तो चलेगा, बट नहीं भी लिखोगे तो भी एग्जामिनर को क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया आपके क्वेश्चन में दिया गया है उन्हीं क्राइटेरिया को आप T1 V1 के फॉर्म्स में आपने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टूल लाइफ है उसके लिए वेलोसिटी दिया गया है, सेकंड टूल लाइफ 10 मिनट्स की है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ के 33.33 हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर टूल लाइफ 60 मिनट हो जाती है तो आपको वेलोसिटी क्या रखना चाहिए, या फिर वेलोसिटी क्या होगी जब टूल लाइफ 60 मिनट होगा। तो ठीक है, इसके लिए आपको इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, दो आपको शुरू में क्राइटेरिया दिया गया है और आपके क्वेश्चन में दो ही अननोन है, तो इस क्राइटेरिया को आप रखोगे तो यहाँ से क्राइटेरिया से आपको क्या मिल जाएगा, n और c पता चल जाएगा। जैसे ही आपको n c पता चल गया, अब आपके इक्वेशन में दो ही अननोन बचे, एक t बचा और एक v बचा, तो यहाँ पे आपको t मेंशन किया गया है, v आपको फाइंड आउट करना है, तो इजिली आप v फाइंड आउट कर पाओगे, तो यहाँ पे आपको v मिल गया है। तो सिंपल इज दैट, आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आपके क्वेश्चन में कम से कम कटपिट होना चाहिए, इसीलिए आपके आंसर शीट में रफ वर्क भी दिया गया रहता है। तो आप ऐसा ना करो कि जहाँ पे आप आंसर रख रहे हो वहीं पे रफ वर्क बना लो। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि यार रफ वर्क एकदम साइड में दिया गया है, बार बार पलटने में, ये करने में आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप ये काम कर सकते हो, बट ये काम प्रिफरेबल नहीं रहेगा। बट आप बहुत कॉन्शियस हो, टाइम को लेके बहुत कम टाइम बचा है, तो कि आपके जो आंसर शीट जहाँ पे आप लिख रहे हो साइड में एक तरह से इस तरीके से बॉक्स बना लो आप, और यहाँ पे छोटे छोटे में एकदम ऐसा कि समझ में ना आने लायक हो, मतलब ऐसा ना लगे कि ये आंसर है आपका। यहाँ पे रफ वर्क करके या ऊपर रफ वर्क लिख के इसको कट डाउन कर सकते हो, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ठीक है बच्चा इधर रफ वर्क किया है। तो बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके आंसर पे, अगर आपको लगता है कि आपको टाइम सेव करना है, बार बार आगे पीछे नहीं करना है। तो कभी कभी तो क्या होता है कि जो आपके आंसर शीट है, हर आंसर शीट में कोई नीचे रफ वर्क दिया रहता है, बहुत सारे जगह ऐसा नहीं होता है, एकदम से लास्ट में दिया गया रहता है, तो उस केस में आप प्रीफर कर सकते हो इस आइडिया को। बट मैं फिर से कहूँगा कि ये प्रिफरेबल नहीं है, जहाँ पे रफ वर्क का स्पेस है आप प्रीफर करो कि वहीं पे रफ वर्क करो। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, मुझे लगता है कि आपको इस पूरे वीडियो से हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आंसर राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। घर पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस के, तब तक आप आंसर एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, कहीं ना कहीं गलती करोगे, और फिर वही से हौज पौज वाली स्टेट आपकी आ जाएगी, कट करोगे, फिर उसको रिपीट करोगे, ओवर राइटिंग करोगे। ये चीज़ें तभी आप अवॉइड कर पाओगे जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा, ऑल द बेस्ट।